Yes, good morning guys. See, today we continue with chapter probability. ठीक है, मतलब we are taking revision today. और ये चैप्टर का हर एक सम मैं आपको इस वीडियो के अंदर नहीं करवा रहा हूँ, इस लेक्चर के अंदर नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको. हर एक तरह की प्रोबेबिलिटी, देखो हर एक तरह की प्रोबेबिलिटी तो कभी किसी चैप्टर में कवर नहीं होती. पहली बात ये, क्योंकि उठा के आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन एक करिकुलम के अकॉर्डिंग आपको पूछा जाता है कि जो टॉपिक्स इस हाल फिलहाल आपको 10th स्टैंडर्ड के अंदर है, ठीक है, जो टॉपिक्स कभी आपने सुने नहीं होंगे ऐसे टॉपिक्स आपसे पूछे नहीं जाएंगे. बाकी प्रोबेबिलिटी हर चीज़ की होती है, देखो हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है. तो आज के लेक्चर में हम सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है. सारे सम्स क्लियर होना पॉसिबल नहीं है एक लेक्चर में, लेकिन सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. देखो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, ये सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है. हमेशा इसका मतलब क्या होता है, अब है ना, देखो ये प्रैक्टिकली जाओ तो अच्छा है. रट्टा रट्टी में वैसे भी हर तरह का सम नहीं करवाओ. आप मगब के अकॉर्डिंग जा रहे हो प्रोबेबिलिटी के अंदर तो कोई मतलब नहीं. और मगब खाली आपको कुछ चीज़ें करनी है जो स्टेप्स होते हैं, और वो 2-3 स्टेप है खाली, कि पहले आपको n निकालना है, फिर m निकालना है, फिर फॉर्मूला आ गया, ख़त्म सब. लेकिन आपको समझना है, जैसे ये चीज़ क्या है पता है, हमेशा याद रखना, चीज़ होने की और चीज़ ना होने की पॉसिबिलिटी का टोटल हमेशा 1 होता है. ये वो है कि कोई भी चीज़ उठा के ले लो कि चीज़ होने की, उस चीज़ की पॉसिबिलिटी और उस चीज़ की ना होने की पॉसिबिलिटी का मिला के टोटल होता है 1, ठीक है. जैसे मैं ये सिक्का ऊपर फेंक रहा हूँ, ठीक है, तो सिक्के की ऊपर जाने की और सिक्के की ऊपर ना जाने की प्रोबेबिलिटी का टोटल हो जाएगा 1. तुमने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में पास होने का या एग्ज़ाम में फेल होने का टोटल हो जाएगा 1. समझ में आया? तो होने का और ना होने की पॉसिबिलिटी का टोटल होता है 1, ठीक है. एक बेसिक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये बेसिक फॉर्मूला है. फिर ए की जगह कोई भी लेटर आ सकता है आपका, जो भी क्वेश्चन में दिया हो, ई बी सी जो भी पूछा हो, ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1. एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है, ठीक है. आपसे पूछा जा रहा है कि इस बैग में से रेड बॉल निकलने की पॉसिबिलिटी निकालो. तो रेड बॉल निकलने की और रेड बॉल ना निकलने की पॉसिबिलिटी का टोटल हो जाएगा 1. समझ में आया? वो इसका मतलब है. तो आपके पास हाल फिलहाल क्वेश्चन में ई लेटर यूज हो रहा है. अब ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं वो अपने को नहीं पता, क्योंकि खाली प्रोबेबिलिटी ई दे रखी है. कोई भी एक एक्शन है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.05, तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, नॉट ई का मतलब होता है ना होने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है, जिसको हम इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं जो मैंने यहाँ लिखा है. उसके ऊपर डैश भी आ जाता है बार की तरह, और कॉम्प्लीमेंट भी आ जाता है इन्वर्टेड कॉमा की तरह, ठीक है. उन सब का, इन दोनों का मतलब होता है नॉट ई, ठीक है. तो आपको फॉर्मूला लिखने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये सब एग्जाम्पल थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई जो है, दैट इज, ये चला जाएगा वहां पे. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई 0. और अगर एमसीक्यू में आता है और आपको डायरेक्टली करना है तो हमेशा इतना ही याद रखना, दोनों में से जो भी प्रोबेबिलिटी दे रखी हो, ई या नॉट ई, जो भी दे रखी है उसको 1 में से माइनस कर दो, दूसरा आंसर आ जाएगा, ठीक है. वही किया हमने लास्ट में, हमने वही किया कि 1 में से माइनस कर दिया. समझ में आया? क्लियर है? कर लो इतना. नाउ गाइस, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम प्रोबेबिलिटी का जो स्टेप्स है वो समझ लेते हैं कि क्या होता है. उसके लिए आप आ जाओ 8th क्वेश्चन पे. सिंपल सम है. देखो एक बैग के अंदर, एक बैग कंटेन्स, मतलब बैग के अंदर रेड बॉल 3 है और 5 ब्लैक बॉल है, ठीक है. 3 रेड बॉल्स आर देयर एंड 5 ब्लैक बॉल्स, टोटल
8 बॉल्स हैं। देखो आप मेनली ओरली भी समझ लो कि करना क्या होता है, सबसे पहले आपको n निकालना होता है। क्या निकालना होता है? n, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ये डिनोट करते हैं हम P ऑफ B, या ये लेटर चेंज होता रहता है जो भी आप लिखोगे A B C, लेकिन कैपिटल लेटर, और बाहर हमेशा P आता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी का P। इसका फॉर्मूला होता है m/n। अब फॉर्मूला पता चल गया, m/n, ठीक है। अब फॉर्मूला में पहले निकलता है n, हमेशा सम में पहले निकलेगा और फिर निकलेगा m, और n को जनरली हम लोग बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी आउटकम्स। क्या बोलते हैं? इसका मतलब समझाता हूं मैं कि इसका मतलब क्या होता है, और इसे कहा जाता है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, ये जो भी है, वैसे कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल है। n हमेशा क्या होता है, जो टोटल चीज़ आपके क्वेश्चन में दे रखी है ना, उस टोटल को n कहा जाता है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं एक बैग के अंदर टोटल 8 बॉल है, ब्लैक और रेड, ठीक है, लेकिन टोटल बॉल कितने हैं? तो आपका n यहाँ पे 8 हो जाएगा। और m क्या होगा? नाउ कम टू द m। n तो एक ही रहेगा, ठीक है, n 8 रहेगा, लेकिन m क्या होगा? जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई, लैंग्वेज समझो मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। मतलब आपके क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में आपको ये लिखा होगा कि आप प्रोबेबिलिटी निकालो, तो जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालने को बोला जाएगा ना, वो m होता है। ठीक है, और आपका मेन कॉन्सेप्ट 10th स्टैंडर्ड के अंदर, 9th में भी ये सेम चैप्टर था, क्यों हटा दिया पता नहीं तो आपको कोई मुश्किल नहीं होती, सेम चैप्टर था पहले, लास्ट ईयर ही हटाया। पूरे 10th स्टैंडर्ड के अंदर और 9th स्टैंडर्ड के अंदर भी पहले आपको जो भी चीज़ का सिलेक्शन करना होगा ना, वो एक ही चीज़ का सिलेक्शन करना होगा। पूरे 10th स्टैंडर्ड के अंदर आपको यही सिलेबस में है, क्योंकि उसका रीज़न है, क्योंकि एक से ज़्यादा सिलेक्शन करोगे ना तो अलग अलग फार्मूला बनते हैं। वो हार्ड नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। इसलिए कभी ये सोचना ही नहीं कि भाई बॉक्स के अंदर 8 बॉल है तो आपको 2 निकालने होंगे या 3 निकालने होंगे या 4 निकालने होंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट आपकी स्टडी में नहीं है। आपको क्या निकालना होगा? एक ही बॉल निकालना होगा। ठीक है, एक बक्से के अंदर, एक बॉक्स के अंदर 5 फ्लावर है तो आपको एक ही फ्लावर निकालना होगा। ठीक है, एक बैग के अंदर आपके पास 8 बॉल है तो आपको एक ही बॉल निकालना होगा। आपके पास जो भी टोटल पत्ते हैं उसमें से एक ही पत्ता निकालना होगा। हर जगह आपको सिलेक्शन एक ही चीज़ का करना है करके। समझ में आया? तो हमेशा ऊपर M1 नहीं आएगा, फिर तो पूरे आप आंखें बंद करके 1 लिख लोगे, ऐसा नहीं है। देखो हमेशा मैंने क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटीज़। यू हैव टू राइट पॉसिबिलिटीज़। आप पूरे चैप्टर में बोलोगे सर हम तो एक ही चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं, तो M तो 1 आएगा, नहीं। M क्या है? जो टोटल है। सिंपल लैंग्वेज में याद रखो, चैप्टर आपको समझ में नहीं भी आता है क्योंकि सबका प्रैक्टिकल माइंड नहीं चलता 10th स्टैंडर्ड के अंदर। ज़रूरी नहीं है, मुझे लग रहा है अरे मैं तो बहुत सिंपल चीज़ बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जिनको प्रैक्टिकल चीज़ें पसंद नहीं है उनको रट्टा ही पसंद आएगा। तो आपको रट्टा अगर नहीं समझ में आ रहा है, पहले कोशिश करो। अगर आप कोशिश करते हो तो आप किसी भी तरह का प्रोबेबिलिटी का सम सॉल्व कर पाओगे, कोई भी, क्योंकि आप दिमाग से काम कर रहे हो। और फिर भी आप बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं होता है तो सिंपल सा, पहले n निकालने का। n क्या है? टोटल, जो भी टोटल दे रखा है। m क्या है? जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। लेकिन प्रोबेबिलिटी में हमेशा यही होगा कि आपको एक ही चीज़ का सिलेक्शन करना होगा। ठीक है, तो हमेशा क्या M1 आएगा? नहीं, आपको चीज़ एक ही सेलेक्ट करनी है, लेकिन वो 1 नहीं लिखना है। यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको पॉसिबिलिटीज़ लिखनी है। आपको क्या करना है? आपको पॉसिबिलिटीज़ लिखनी है। देखो अगर मैं बोलूँगा कि सपोज कर लो इस रूम में एक और दरवाज़ा भी होता, 2 दरवाजे होते या 2 और होते, टोटल 3 दरवाजे होते। अगर मैं बोलता गेट आउट, और जनरली, चलो अभी गुस्से में नहीं, जनरली तुम कभी भी, कोई भी बच्चे किसी भी दरवाजे से बाहर जाते हो हमेशा रेगुलरली, तो जब मैं गेट आउट बोल रहा हूँ पनिशमेंट में, तभी भी तुम किसी भी दरवाजे से जा सकते हो, राइट? इमेजिन करो 3 दरवाजे, एक इधर भी, एक इधर भी, एक ये रहा। ठीक है, इमेजिन करना पड़ता है। तो मैंने गेट आउट बोला तो उस समय भी, क्योंकि नॉर्मली जो होता है आप किसी भी दरवाजे से बाहर निकलते हो, तो उस समय भी आप किसी भी दरवाजे से बाहर, तो हाउ मेनी ऑप्शंस यू हैव, वो ऑप्शन लिख रहे हैं। आप तो एक ही दरवाजे से निकलोगे ना, कि आधे आधे तीनों दरवाजे से निकल जाओगे, एक ही दरवाजे से निकलोगे बराबर। तो जा तो एक ही जगह से जा रहे हो, लेकिन आपके पास ऑप्शन लिखने हैं।
प्रोबेबिलिटी क्या है, मेरे दिमाग में प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ये यहाँ से भी निकलेगा शायद, यहाँ वहाँ से भी निकलेगा, क्योंकि तुम रेगुलर भी जब जाते हो तो एक ही दरवाजे से नहीं जाते, जिसकी जब मज़ा आती है उस दरवाजे से जाते हो। तो अभी भी मेरे दिमाग में शायद ऐसा होगा कि अगर ये इधर से भी जा सकता है, ये उधर से भी जा सकता है, ये उधर से भी जा सकता है, यहाँ जा सकती है, ठीक है। तो जो पॉसिबिलिटीज़ है ना वो m होता है, समझ में आया? वो पॉसिबिलिटीज़ m होता है। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज़, देखो जाओगे तो किसी एक दरवाजे से ही, लेकिन आपके पास पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं? अच्छा, यहाँ से नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं? 2, ये सीढ़ी भी है, ठीक है, और वो सीढ़ी भी है, ठीक है। ऐसे पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत सारी है, लेकिन जो सीधी सीधी पॉसिबिलिटी है वो यही है कि 2 रास्ते हैं हमारे पास यहाँ से जाने के। समझ में आया? और वैसे देखा जाए अगर सीधा सीधा रास्ता, आप दरवाज़े नहीं, एक्चुअल सीन हमारा क्या है, ये एक ही दरवाज़ा है, तो आप क्या लिखोगे? M1। समझ में आया M क्या होता है? तो हमारे पास इस क्वेश्चन में अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग के अंदर, ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया कि n होता है टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी आउटकम्स और m होता है टोटल नंबर ऑफ, ये स्टेटमेंट है और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब आपके पास एक बैग के अंदर 2 कलर के बॉल्स हैं। रेड बॉल कितने हैं? 3। ब्लैक बॉल कितने हैं? 5। हमेशा देखो आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से करवाया जाएगा, लेकिन मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ डिटेल में जाओ तो अच्छा है, आपको हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास एक बैग है, बैग के अंदर रेड बॉल्स कितने हैं? 3 बॉल्स, और ब्लैक बॉल्स कितने हैं? 5 बॉल्स हैं, ठीक है। टोटल बॉल कितने हैं? टोटल 8 बॉल्स हैं। तो n आपका आ गया 8, आ गया मतलब दिखाना है, लेकिन आपको पता चल गया n क्या है? 8 है, ठीक है। अब मैंने आगे क्या बोला था कि आपको जो भी चीज़ निकालनी है, निकालनी तो एक ही होगी, लेकिन आपके पास ऑप्शन कितने? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अ बॉल मतलब 1 बॉल, 1 को अ बोलते हैं। ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी में आपको 1 नहीं दिखेगा, अ दिखेगा। अ का मतलब अ चाइल्ड, मतलब एक ही बच्चे की बात कर रहे हैं। अ बॉल इज ड्रॉन मतलब विड्रॉन भी वर्ड आ सकता है, ड्रॉन भी वर्ड आ सकता है। विथड्रॉन, उसको विड्रॉन बोलते हैं, मतलब निकालना। अब ड्रॉवर में से पैसे निकाल रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो। अब बैंक में से पैसे निकाल रहे हो, एटीएम में से पैसे निकाल रहे हो, उसको बोलते हैं विड्रॉन। ड्रॉन भी बोल सकते हो। एट रैंडम मतलब जो हाथ में आए, ठीक है। अगर मैंने आपको रोल नंबर्स दे रखे हैं और या चलो रोल नंबर नहीं भी दे रखे, मेरे दिमाग में ऐसे ही क्वेश्चनिंग पूछने का मन हुआ है, मैंने रैंडमली बोल दिया चलो सेकंड लास्ट बेंच मुझे, क्योंकि तुम्हारी सेकंड लास्ट बेंच पे बच्चा फिक्स नहीं बैठता है, रोटेशन होता रहता है, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया सेकंड लास्ट बेंच पे जो मिडिल में बैठा है इस साइड फर्स्ट रो में, तो ये रैंडमली हुआ। और रैंडमली का सबसे सिंपल एग्जांपल होता है कि हाउजी गेम जो आप खेलते हो, हाउजी गेम में जो नंबर आप निकालते हो वो रैंडमली होता है, देख के नहीं निकलते। कुछ लोग चीटिंग करते हैं, ठीक है, वो रैंडमली नहीं होता। रैंडमली का मतलब होता है जो हाथ में आया, ठीक है, जो हाथ में आ गया बिना देखे उसे रैंडमली कहा जाता है। तो एक बॉल हमने बैग में हाथ डाला, एक बॉल निकाला, ठीक है, उसको रैंडमली कहा जाता है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, और फिर लिखा है नॉट रेड। देखो हर जितने भी क्वेश्चन आपके पास दे रखे हैं ना, उनका पैटर्न एक ही है। उसका पैटर्न क्या है पता है? पहले आपके पास इंफॉर्मेशन होगी कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें दे रखी है। एक बैग है जिसके अंदर 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, टोटल 8 बॉल्स है, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। फिर उसके बाद हमेशा यही लिखा होगा कि उस बैग के अंदर जो चीज़ें हैं ना, उसमें से एक चीज़ हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, ठीक है। और फिर उसके बाद हमेशा लिखी होगी प्रोबेबिलिटी, पूछी होगी कि आप प्रोबेबिलिटी निकालो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर हमेशा ये लिखा होगा, देखो पहले कॉमनली लिखा था कि 8 में से एक बॉल निकालना है। टोटल बॉल कितने? 8 में से एक बॉल निकालना है, वो मिलता है n, उससे आपको मिलेगा n। फिर प्रोबेबिलिटी जो लिखी हुई है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सेलेक्टेड बॉल इज रेड, इससे आपको मिलेगा m। क्योंकि पहले एक आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, पहले सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रखी है। फिर जो बोला गया है अ बॉल इज सेलेक्टेड, उसमें से n मिलता है। फिर आपको बोला गया है भाई ये जो एक बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं ना, वो ये होना चाहिए, रेड होना चाहिए, रेड नहीं होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, ब्लैक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा लिखा होगा, वो मिलेगा m,
उससे क्या मिलेगा आपको, m हमेशा प्रोबेबिलिटी में से मिलता है। m किस में से मिलता है, प्रोबेबिलिटी में। और उस प्रोबेबिलिटी में हमेशा यही चीज़ लिखी होगी, जो आपने एक चीज़ सेलेक्ट की है ना वो ये होनी चाहिए। जैसे इस सम का कॉन्सेप्ट, टोटल वी हैव 8 बॉल्स, 3 रेड 5 ब्लैक, टोटल 8 बॉल्स, n वैसे आपको मिल गया, लेकिन आगे के सेंटेंस में ये लिखा होगा कि एक बॉल आपको सेलेक्ट करना है टोटल बॉल्स में से, वहाँ से n मिलेगा, n आपका वही है 8, ठीक है। आगे फिर लिखा होगा जो एक बॉल आपने सेलेक्ट किया ना वो ये कलर का होना चाहिए, वो प्रोबेबिलिटी है, उससे मिलेगा m, क्योंकि आपको मेनली क्या निकालना है, m और n, लेकिन पहले निकालना है n। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी आउटकम्स ऑफ सेलेक्टिंग अ बॉल या वन बॉल फ्रॉम टोटल बॉल्स इज n। टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी आउटकम तो लिखना ही है, लेकिन उसके साथ सेंटेंस आपको लिखना है कि आप क्या कर रहे हो, आप एक बॉल सेलेक्ट कर रहे हो टोटल बॉल में से, ठीक है। और n आ क्या जाएगा, n आ जाएगा जो आपका टोटल होगा वो लिख दो। कैलकुलेशन बताने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कैलकुलेशन बताने के लिए फॉर्मूला चाहिए या फिर एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। अब इसके बाद हमेशा कोई एक लेटर लिखने का, A B C D जो भी तुम्हें चाहिए, ठीक है। वो लेटर के लिए क्या, क्यों लेटर लिखते हैं, जो आपकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को बोली है ना, उसके लिए लेटर लिखा जाता है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी में क्या बोला है, आपकी प्रोबेबिलिटी में बोला है कि जो बॉल आपने सेलेक्ट किया है वो कौन सा होना चाहिए, पहले रेड होना चाहिए, तो वो लिखना है आपको। यहाँ पे क्या सेंटेंस क्या लिखना है, देखो इवेंट दैट, ये हमेशा आएगा, इवेंट दैट अ सेलेक्टेड बॉल, आप जो बॉल एक सेलेक्ट कर रहे हो, अ सेलेक्टेड बॉल इज ऑफ रेड कलर, ठीक है। तो आपको बॉल तो एक ही सेलेक्ट करना है, लेकिन आप तो हमेशा फिर ऐसे मैंने क्या बोला, हर क्वेश्चन में एक ही चीज़ सेलेक्ट करनी होगी, तो m तो हमेशा 1 आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको रेड कलर के बॉल सेलेक्ट करने हैं, तो रेड कलर के टोटल बॉल कितने हैं वो देखो, तो आपका m आ जाएगा 3, लेकिन m को हम क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज m, दैट इज। तो अब आ गया m आ गया, n भी आ गया आपका, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी मैंने क्या बोला था, लेटर कौन सा लिया आपने, a, तो यहाँ पे लिखो a, इसका फॉर्मूला है m क्या आया 3 और n क्या है, और आंसर तो भाई आप ओरली भी निकाल सकते हो। क्या करने का होता है, आपको टोटल देखने का, वो नीचे आ जाएगा, और जिसकी प्रोबेबिलिटी बोली है, इसमें बोला है बॉल सेलेक्ट करने वाला का है 3, मतलब रेड बॉल, आपको जो बॉल सेलेक्ट करना है वो रेड होना चाहिए, रेड के टोटल बॉल 3/8। सेकेंड प्रोबेबिलिटी में आपको बोला है रेड बॉल नहीं होना चाहिए, तो रेड बॉल नहीं होना चाहिए, तो बॉक्स के अंदर, बैग के अंदर 2 कलर के ही तो बॉल है, रेड नहीं होना चाहिए, तो बाकी क्या बचा, ब्लैक, तो ब्लैक के टोटल बॉल कितने हैं, तो 5/8 आंसर आएगा। आंसर तो पहले से ही आप ओरली निकाल सकते हो, और निकाल भी देना ताकि आप टैली कर सको। अच्छा, अब n तो निकला हुआ है, सिर्फ हमको दूसरा इवेंट बनाने का, क्योंकि दूसरी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सेम सेंटेंस, इवेंट दैट अ सेलेक्टेड बॉल इज नॉट ऑफ रेड कलर, ठीक है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज m, और अब m क्या हो जाएगा, क्योंकि रेड नहीं होने चाहिए, तो बाकी क्या बचे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब हम लिखेंगे b, फॉर्मूला वही m/n, m क्या है 5, n तो आपका कॉमन 8 है ही। समझ में आया, ये आपका बेसिक सम हो गया, क्लियर करो। नाउ गाइस 21st सम देखो, a lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective and others are good। एक लॉट, देखो नॉर्मल इंग्लिश के अकॉर्डिंग जाएं तो लॉट का मतलब जो होता है ना, वही लॉट का मतलब यहाँ पे भी है। लेकिन क्या होता है, आप जब किसी होलसेलर वगैरह के पास जाओगे, अनाज वाले के पास, वो लॉट मतलब इकट्ठा जो होता है इसको लॉट बोलते हैं, लेकिन लॉट का मतलब हुआ वही लॉट, लॉट ऑफ मनी जैसे बोलते हैं ना, लॉट बहुत ज़्यादा, यहाँ पे भी लॉट का मतलब वही है। लेकिन एक जो ग्रुप होता है, जैसे हम लोकल लैंग्वेज में बोले डिगला, डगला, ठीक है,
डगला जो होता है उसको लॉट बोलते हैं। तो 144 पेन्स का एक डगला है, हीप बोलते हैं जैसे हम लोग इंग्लिश में, ठीक है। अ लॉट ऑफ 144 बॉल पेन्स, उसके अंदर टोटल 144 बॉल पेन्स है। अब यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, जैसे पिछले सम में क्या था 3 और 5 अलग अलग बॉल पेन हमने टोटल किया, यहाँ पे टोटल दिया हुआ है 144 बॉल पेन्स, उसमें से 20 डिफेक्टिव है, 20 डिफेक्टिव है, तो बाकी 124 नॉन डिफेक्टिव हुई। तो पहले बाइफर्केशन कर लो, ये जो नहीं करते हो ना इसकी वजह से भी मिस्टेक होती है, याद रखना। आपके पास डिफेक्टिव बॉल पेन्स कितनी है? अच्छा, नॉन डिफेक्टिव डायरेक्टली नहीं आता है अगर, तो पहले टोटल निकाल दो, टोटल कितना है, तो बाकी नॉन डिफेक्टिव कितना हुआ, 124 हुआ। नॉन डिफेक्टिव का मतलब अपने आप को और भी समझाना है तो लिख दो गुड, ठीक है। गुड पेन्स भी बोल सकते हैं, जो डिफेक्टिव नहीं है दे आर द नॉन डिफेक्टिव, मतलब जो सही पेन्स है। तो टोटल आपके पास 144 है, ठीक है, टोटल 144 है, मतलब n आपका आ गया 144। क्योंकि आगे क्या लिखा होगा वो आप आंखें बंद करके हर बच्चा बोल सकता है कि सर टोटल जैसे ही पता चल गया ना, और किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, पेन्स की इन्फॉर्मेशन है, तो आगे ये लिखा होगा सर एक पेन सेलेक्ट करनी है, फिर कौन सी पेन वो प्रोबेबिलिटी में लिखा होता है। इसके बाद ये लिखा होगा 3 स्टेप में क्वेश्चन होता है, इन्फॉर्मेशन, फिर उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी होगी, फिर जो वो चीज़ जो आपने एक चीज़ सेलेक्ट की वो चीज़ कौन सी होगी वो प्रोबेबिलिटी बोलती है, ख़त्म। इतना ही क्वेश्चन है, हर सम में इतना ही क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि मेरे पास टोटल 144 बॉल पेन्स हैं, जिसमें से 20 बॉल पेन्स डिफेक्टिव है, तो 124 बॉल पेन्स नॉन डिफेक्टिव हुई। आगे ये लिखा होगा कि आपको एक पेन सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो एक पेन सेलेक्ट करना है लिखा हुआ है ना, उसे n आ जाता है एक्चुअली। n तो चलो यहीं से आ गया, लेकिन एक्चुअली वहाँ से आता है, ठीक है। और फिर आपको ये लिखा होगा कि वो पेन जो आपने एक सेलेक्ट की, प्रोबेबिलिटी में लिखा होगा कि आपने जो एक पेन सेलेक्ट की वो डिफेक्टिव है या नॉन डिफेक्टिव है, ठीक है, वो m मिलेगा वहाँ से आपको। तो चलो आगे देखो क्या लिखा हुआ है। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज़ गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज़। तो नूरी बाय पेन खरीदेगी, ठीक है, नूरी पेन खरीदेगी अगर वो अच्छी, बट ऑब्वियसली कोई भी पेन कब खरीदेगा, हमें पता चल गया अच्छी नहीं है, डिफेक्टिव, तो भी हम खरीदेंगे नहीं, खरीदेंगे जब पेन नॉन डिफेक्टिव होगा तब आप खरीदोगे। तो यहाँ पे जो बंदी है, ठीक है, वो नूरी है, नूरी पेन तब खरीदेगी जब पेन अच्छी होगी, अगर पेन डिफेक्टिव होगी तो वो नहीं खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम, क्योंकि शॉपकीपर के पास तो बॉक्स के अंदर 144 पेन्स हैं, उसने तो रैंडमली, जैसे आप दुकान पे जाते हो वो तो रैंडमली, उनको थोड़ी, क्योंकि वो खुद भी थोड़ी चेक करने बैठेंगे, वो थोड़ी प्रोडक्शन कर रहे हैं, ऊपर से पेन आई है उन्होंने सेल करने के लिए रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन, एक पेन निकाली रैंडमली एंड गिव्स इट टू हर। अब ये जो पेन शॉपकीपर ने, आई एम अ शॉपकीपर, मैंने इसको पेन दी, ये पेन जो रैंडमली मैंने उठाई 144 में से एक पेन उठाई, इसको दी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी क्या बोली है भाई, ये अब 2 तरह की पेन है हमारे पास, या तो वो डिफेक्टिव होगी या वो नॉन डिफेक्टिव होगी। तो आगे लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। अब इसमें क्वेश्चन में ट्विस्ट है, यहाँ पे डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि वो खरीदेगी कि नहीं खरीदेगी, और ऊपर इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि वो कब खरीदेगी, जब पेन गुड पेन होगी, नॉन डिफेक्टिव होगी। तो पहली प्रोबेबिलिटी बोली गई है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट, व्हेन शी विल बाय, when the pen is good one, it is a non defective one, ठीक है। तो चलो हम total number of primary outcomes of selecting a pen from total pens is n, that is, अब आपको इवेंट बनाना है, ए इवेंट दैट अ सेलेक्टेड पेन इज अ गुड वन, मतलब व्हेन शी विल बाय इट, ठीक है, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज m। कितनी गुड वन कितनी है,
तो आपका m आ गया. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल्स टू m बाय n, दैट इज 124 डिवाइड बाय 144. अब जैसा टेबल आपको आता हो उसके अकॉर्डिंग कटिंग करो, नहीं आता है तो 2 का टेबल तो आता ही होगा सबको. ठीक है, तो मैं सबसे छोटा टेबल ले लेता हूं. 2 6 जा, 2 2 जा, 2 7 जा, 2 2 जा, 2 31 जा, 2, सो 31 बाय 36. समझ में आया? ओके. इसके बाद क्या बोला गया है? शी विल, व्हेन शी विल नॉट बाय, व्हेन द पेन इज डिफेक्टिव. ठीक है, तो आप सेकेंड इवेंट बनाओ. इवेंट मतलब घटना, इंसिडेंट, जो आप काम कर रहे हो. व्हेन यू बाय इट, इट इज अ इवेंट. ठीक है, आप नहीं खरीद रहे हो, वो भी एक इवेंट को हिंदी में घटना बोलते हैं. जो इंसिडेंट, जो एक्शन आपने किया, जो एक्सपेरिमेंट आपने किया. ठीक है, तो इवेंट दैट अ सेलेक्टेड पेन इज डिफेक्टिव. ठीक है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज m. डिफेक्टिव की टोटल पेन्स. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ b इक्वल्स टू m बाय n, 20 बाय 2 10 जा, 2 72 जा, 2 5 जा, 2 36 जा. समझ में आया? आपको एक और चीज़ बताता हूँ. जब जब क्वेश्चन में आपके पास कोई भी इवेंट, जो इवेंट दिया हुआ है, उसकी होने की और उसकी ना होने की प्रोबेबिलिटी होगी ना, तो टोटल 1 आएगा. देखो, टोटल 36 नीचे आया, वहाँ पे भी टोटल 36 आया. ऊपर के नंबर प्लस करके देखो, 36 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 36 में से 31, वहाँ पे 36 में से 5, तो 31 प्लस 5. क्योंकि देखो, किसी एक क्वेश्चन की जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं ना, वो सारी प्रोबेबिलिटीज़ अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो उनका टोटल हमेशा 1 आएगा. क्यों? जैसे वो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, देखो ये सेकेंड कंडीशन एग्जैक्टली इसकी उल्टी है ना. ठीक है, आपके पास जो टोटल पेन है उसमें से आपने बाइफरकेट कर दिया, गुड वन एंड बैड वन, डिफेक्टिव. ठीक है, नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव. तो ये नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी थी, वो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी है, दोनों का टोटल, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है. समझ में आया? तो 1 अगर आ जाता है मतलब आपका सम 99% तो राइट ही है. क्लियर? नाउ कोई एग्जाम्पल ऑफ कॉइन्स. ठीक है, कॉइन के एग्जाम्पल के लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, 2n. जब कभी सिक्कों की बात हो रही हो, ठीक है, जब कभी सिक्कों की बात हो रही हो कि कितने सिक्के उछाले, उसके लिए आपको 2n पता करना है. 2n से आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आ सकते हैं. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. ठीक है, जैसे अगर आपने एक ही सिक्का उछाला तो ये फॉर्मूला 2n. n क्या है आपका? जितने नंबर ऑफ कॉइन्स आपने उछाले. ठीक है, थ्रो किए, टॉस किए, तो कितने सिक्के उछाले आपने? एक ही. अगर आपने एक ही सिक्का उछाला तो n की जगह 1 आएगा, 2n is 2 का मतलब हुआ कि आंसर 2 आएंगे, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी 2 है. जैसे आपने एग्ज़ाम दिया तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, उसके रिजल्ट्स क्या क्या आ सकते हैं, या तो आप पास हो गए या तो आप फेल हो गए. तो 2 रिजल्ट आए, क्योंकि आपने एग्ज़ाम कितना दिया? 1 दिया. ठीक है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो खाली सिक्कों के लिए ही यूज़ होता है, आपको बता दूँ. फिर अगर आपने 2 सिक्के साथ में उछाले तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4 होते हैं, क्योंकि 2 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि नीचे तो 2 ही आएगा, ऊपर क्या आएगा? सिक्के कितने? 2. फिर आपने 3 सिक्के अगर साथ में उछाले तो n क्या हो जाएगा? 3. तो 2 क्यूब क्या हो जाएगा? 8. लेकिन इसमें मैं वेरिएशन आपको बताना चाहता हूं जो आता है. 3 सिक्के साथ में उछाले जाए या एक सिक्का 3 बार उछाला जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है. आप बोलोगे सर वहाँ पे तो सिक्का एक ही है ना, उसमें ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होता. ठीक है, उस कैटेगरी में वो फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा. एक सिक्का, आप बोलोगे सर 3 बार उछाला जाए तो 3 सिक्के एक बार उछाले जाए तो दोनों अलग अलग नहीं हुआ. यहाँ पे तो आप 3 सिक्के ले रहे हो. ठीक है, उसका रिजल्ट आप लिख रहे हो. तो 3 सिक्के जब हमने उछाले तो 3 रिजल्ट आए होंगे,
वो 3 रिजल्ट हमने साथ में लिखे। अच्छा, एक सिक्का 3 बार उछाला, 1 रिजल्ट आया, 2 रिजल्ट आया, 3, तो हम रिजल्ट जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना वो 3 का साथ में कर रहे हैं, तो इसकी तरह ही आंसर आएगा। वैसे तुम बोलोगे सर सिक्का तो एक ही है और रिजल्ट आप 3 बार उछाल रहे हो तो 3 बार कॉमा कॉमा करके रिजल्ट लिखोगे ना, नहीं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। एक सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है और जो 3 रिजल्ट आएंगे ना उसको साथ में लिखेंगे। इसलिए 3 सिक्के साथ में उछाले जाएं या एक सिक्का 3 बार उछाला जाए, दोनों का आंसर 80 आएगा। समझ में आया? तो देखो यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे एक सिक्का जब उछाला जाए तो आंसर क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर 2 सिक्के साथ में उछाले जाएंगे तो टोटल 4 आंसर आ सकते हैं, आएगा तो कोई एक ही। क्या क्या आ सकता है वो आपको लिखना है। सैंपल स्पेस, देखो जनरली सैंपल स्पेस को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, उसको एस से भी डिनोट किया जाता है। सैंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स का मतलब रिजल्ट्स, पॉसिबल रिजल्ट, नॉट ओनली रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट तो एक ही होता है, लेकिन पॉसिबल रिजल्ट्स, क्या आपकी रिजल्ट की पॉसिबिलिटी क्या क्या है उसको बोलते हैं। समझ में आया? लेकिन हम लोग जनरली बोलते हैं उसको सैंपल स्पेस ही है। तो जब आप एक सिक्का उछालोगे तो आएगी तो कोई एक ही चीज़ ही, लेकिन हमको क्या आएगी वो नहीं लिखना है, क्या क्या आ सकती है, पॉसिबिलिटीज लिखनी है। तो यहाँ हेड आएगा, यहाँ अगर आपने 2 सिक्के साथ में उछाले तो दोनों पे हेड आ सकता है, दोनों पे टेल आ सकता है। पहले पे हेड आया, दूसरे पे टेल आया, पहले पे टेल आया, दूसरे पे हेड आ सकता है। अगर आप 3 सिक्के उछाल रहे हो तो इसका एक पैटर्न बनता है। टोटल 8 आउटकम आएंगे वो तो आपको पता ही है, लेकिन पैटर्न बनेगा कैसे, पहले तीनों पे मान लो कि हेड आया, फिर एक एक जगह पे बदलते जाओ। ठीक है, इसको देखने का बार बार, मैंने फटाफट लिखा ना, मैं इसको देख रहा था बार बार, तो ही मैं फटाफट लिख पाऊंगा। ठीक है, या मेरे को दिखना चाहिए दोनों में से एक। तो मैंने इसको देखा, इसकी प्लेस चेंज कर दी, टेल हेडेड, फिर सेकंड जगह पे प्लेस चेंज कर दी, फिर थर्ड जगह पे प्लेस चेंज कर दी। ठीक है, फिर मैंने तीनों टेल लिख दी, फिर पहली जगह पे मैंने हेड लिख दिया, फिर दूसरी जगह पे मैंने हेड लिख दिया, फिर तीसरी जगह पे मैंने हेड लिख दिया, बाकी टेल टेल ही लिखा, तो बन गए 8। और आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, सोच के नहीं लिखना, आपको समझ में नहीं आएगा, इसी पैटर्न से लिखना पड़ता है। अगर आप सोच के लिखोगे ना आपको पता नहीं चलेगा कौन सा हो गया और कौन सा बाकी है, और 100% मिक्सअप हो जाएगा और मिस्टेक हो जाएगी। तो ये पैटर्न है, समझ में आया? क्लियर है ये? अब इसके बेसिस पे आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब वो एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल देखो, ये बनाने को तो आपको यहाँ तक ही आएगा, लेकिन हाँ आपसे बाकी कुछ भी पूछा जा सकता है। भाई 5 सिक्के उछाले जाए तो 5 सिक्के उछाले जाएं तो सैंपल स्पेस कौन से बनेंगे वो आप नहीं बना पाओगे ना, आपके कोर्स में है। लेकिन 5 सिक्के जब उछाले जाएं तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने आ सकते हैं वो तो फाइंड कर सकते हो ना, 2⁵, 32। समझे? वो तो कितने भी सिक्के आपको दे सकते हैं, लेकिन अगर 3 से ज़्यादा सिक्के देंगे ना तो सैंपल स्पेस बनाने को नहीं देंगे। आपसे ये पूछा जाएगा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, तो वो तो आप फाइंड कर सकते हो। आपको बोल सकते हैं कि टोटल 7 सिक्के साथ में उछाले जा रहे हैं तो 2⁵7 128 वो आ सकता है। समझ में आया? अच्छा, अब इसमें जो मेन चीज़ें आ सकती है, सिंपल चीज़ें तो आपको अपने आप पता चल जाएगी। ठीक है, अब सपोज कर लो हम ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस एग्जाम्पल में n क्या आएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है, सब भूल गए? एक ही कॉन्सेप्ट है n का m का एक ही कॉन्सेप्ट है जो हमने किया इससे पहले। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको ये तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 सिक्के साथ में उछाले जा रहे हैं तो n क्या आएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, उसमें कैलकुलेशन नहीं आती, लेकिन आपको ये दिखाना पड़ता है। आपको पहले कंडीशन लिखने की व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, फिर आपको ये लिखने का, फिर आप लोग को लिखने का टोटल प्राइमरी आउटकम इज n, दैट इज n आ गया 4। अब आपको इसमें से क्या क्या पूछा जा सकता है वो बोलता हूँ। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि आप वो कंडीशन लो जिसमें दोनों रिजल्ट सेम हो। तो यहाँ पे दोनों रिजल्ट सेम, एक तो ये, तो m क्या हो जाएगा, आप वो रिजल्ट लो, वो कंडीशन लो, ठीक है, वो रिजल्ट लो जिसमें दोनों सिक्के अलग अलग हो, तो भी 2, क्योंकि यहाँ पे हेड टेल है, मतलब टेल हेड है, तो उस वो। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम आपका एक हेड होना चाहिए। देखो कम से कम का मतलब मैंने पहले भी बताया था, उतना या उससे ज़्यादा।
मैं कम से कम 2 रोटी खाऊंगा, मतलब मिनिमम 2 खाऊंगा, उससे ज़्यादा भी खा सकता हूँ, बराबर। तो क्या होगा यहाँ पे, कम से कम का मतलब होता है उतना या उससे ज़्यादा। कम से कम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में एटलीस्ट। देखो काफ़ी बच्चों को ये लगता है एटलीस्ट मतलब मिनिमम, हाँ उसका मतलब मिनिमम ही होता है। लेकिन काफ़ी बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर एटलीस्ट 2 बोला मतलब 2 से ज़्यादा नहीं होगा, ऐसा नहीं। एटलीस्ट 2 का मतलब होता है उतना या उससे ज़्यादा। ये वर्डिंग याद रखोगे ना, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। वर्डिंग्स देखो याद रखनी पड़ती है अगर एग्जाम्पल राइट जाना आपको करवाना है तो। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, उतना या उससे ज़्यादा। अगर मैं बोलता हूँ एटलीस्ट 2, उसका मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा। अगर मैं बोलता हूँ एटमोस्ट 5, मतलब उससे ज़्यादा नहीं, 5 या उससे कम। एटमोस्ट में होता है उतना या उससे कम, एटलीस्ट में होता है उतना या उससे ज़्यादा। एटलीस्ट 2 मतलब कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा। मैं कम से कम 2 रोटी खाऊंगा मतलब 2 या 2 से ज़्यादा खाऊंगा। 2 भी खा सकता हूँ, 2 से ज़्यादा भी खा सकता हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 रोटी खाऊंगा तो 5 से ज़्यादा नहीं खाऊंगा। यहाँ 5 खाऊंगा या उससे कम खाऊंगा। उससे कम में एटमोस्ट में हमेशा याद रखना 0 भी आ जाता है, क्योंकि उतना खाऊंगा या उससे कम खाऊंगा। उससे कम खाऊंगा तो 4 भी खा सकता हूँ, 3 भी खा सकता हूँ, 2 भी खा सकता हूँ, 1 भी खा सकता हूँ, नहीं भी खा सकता हूँ, नहीं भी खा सकता हूँ। समझ में आया? इस एग्जाम्पल को छोड़ो, इस पे ले लेते हैं, इससे ज़्यादा एग्जाम्पल बनेंगे। अगर सपोज कर लो आपको यहाँ पे बोला गया है कि कम से कम एक हेड होना चाहिए, एटलीस्ट 1 हेड। तो एटलीस्ट का मतलब होता है उतना या उससे ज़्यादा। उतना कितना, 1 बोला इन्होंने, तो कम से कम एक हेड होना चाहिए या उससे ज़्यादा। तो कम से कम तो एक हेड होना चाहिए, उससे ज़्यादा हुआ तो भी चलेगा। तो ये ले लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, 4, यहाँ पे एक भी हेड नहीं है, 5, 6, 7, तो m आएगा 7 और n तो आपका 8 है ही, ठीक है। अच्छा, अगर इन्होंने बोला होता कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड होने चाहिए, एटमोस्ट 3 हेड्स। एटमोस्ट 3 हेड का मतलब क्या होता है पता है? ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड या उससे कम होने चाहिए। एटमोस्ट 3 हेड का मतलब या तो 3 हेड होने चाहिए या उससे कम होने चाहिए, उससे ज़्यादा तो 3 हेड या उससे कम। देखो यहाँ पे 3 हेड है, ये ले लेंगे। यहाँ पे 2 हेड, उससे कम वाले भी लेने हैं, ये भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, ठीक है। ये भी लेंगे, 1 हेड वाला भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे। क्यों? क्योंकि उससे कम वाले सारे लेने हैं, मतलब 0 हेड हुआ तो वो भी लेना है। यहाँ पे मिस्टेक जाएगी जाएगी तुम्हारी, ठीक है। एटमोस्ट वाली पॉइंट में कम में 0 भी आ जाएगा, इस सब में 0 भी आ जाता है, ठीक है। मतलब m भी क्या आएगा? 8, n भी क्या है? 8, 8/8 1। समझ में आया? अब आपको बोला गया है एटमोस्ट 2 हेड्स, ज़्यादा से ज़्यादा। मैं इसके बाद वाले एग्जांपल में अभी तुमसे पूछूंगा, ध्यान रखना। एटमोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब क्या होता है? उतना या उससे कम, ठीक है। एटमोस्ट 2 हेड्स बोला मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होंगे या उससे कम होंगे, 3 हेड नहीं होंगे। तो 2, यहाँ पे तो 3 है, ये नहीं लेना है। 1, 2, 3, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, मतलब 7। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड, मतलब यहाँ तो 1 हेड होगा या उससे कम होगा, मतलब 0। तो ये सब नहीं लेंगे क्योंकि इन सब में 2 है, 1, 2, 3, 4। समझ में आया? एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड होना चाहिए, मतलब कम से कम 1 या उससे ज़्यादा, मतलब 0 नहीं रहेगा यहाँ पे। तो कम से कम 1 हेड, 1, 2, 3, यहाँ पे तो 1 भी नहीं है भाई, ये नहीं लेंगे। फिर 1 से ज़्यादा ले सकते हैं, 2, 3, 4, 5, मतलब टोटल 7 हो गया। समझ में आ गया? क्लियर? एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होता। वैसे एटलीस्ट एटमोस्ट से ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होता। बाकी मैंने बता दिया, सेम रिजल्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे आउटकम्स लो जिसमें सेम रिजल्ट हो। एक एक और पूछते हैं, क्योंकि 12th तक के लेवल का आपको सब कुछ बता दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, बराबर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हेड और टेल ऑल्टरनेटिवली हो, ऑल्टरनेट हो। ऑल्टरनेट मतलब पहले हेड आया तो दूसरा टेल होना चाहिए, दूसरा टेल है तो तीसरा हेड होना चाहिए, ऑल्टरनेट। तो यहाँ पे देखो ये ऑल्टरनेट नहीं है, ये ऑल्टरनेट, ये ऑल्टरनेट, ये ऑल्टरनेट, 1, फिर नहीं, 2, बस 2। ऑल्टरनेट का मतलब ये होता है, ठीक है।
यहाँ पे भी ऑल्टरनेट देख लेते हैं, नहीं, हाँ हाँ नहीं, 2। समझ में आया? क्लियर? और यहाँ पे तो वो कंडीशन हो ही नहीं सकती है क्योंकि एक ही है। क्लियर? इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जा सकता जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, कुछ भी नहीं। क्लियर है ये कॉपी कर लो एक बार जल्दी फटाफट। अगेन गाइज, आपका जो फर्स्ट शॉर्ट सम था पी ए प्लस पी ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1, मतलब पी ए प्लस पी नॉट ए या पी ए प्लस पी ए डैश इक्वल्स टू 1, वो वाला कॉन्सेप्ट ही ये सेम यूज़ हो रहा है। अब आपके पास देखो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि पी ए इक्वल्स टू 3 पी ए कॉम्प्लीमेंट, और आपको निकालना क्या है? पी ए। और ज़रूरी नहीं है कि आपको पी ए ही निकालना हो, कॉन्सेप्ट आप सीख लो, आपको पी ए कॉम्प्लीमेंट भी निकाला जा सकता है। वैसे भी देखो एक चीज़ आ गई ना तो दूसरे को 1 में से माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा। समझ में आया? आपको एक दूसरा फॉर्मूला भी बता देता हूँ। जैसे पी ए आपके पास अवेलेबल है तो आपको पी ए डैश निकालना है, तो क्या करो 1 माइनस पी, जो दिया हुआ है उसको 1 में से माइनस कर दो, दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है? आपको पी ए निकालना है तो 1 माइनस पी ए डैश कर दो, और ये दोनों फॉर्मूला बने किसमें से? इसमें से प्लस पी ए प्लस पी ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, इसमें से ही दोनों बने। ठीक है? आपको ये फॉर्मूला बनाना है तो ये यहाँ रहने दो, ये वहाँ पे लेके जाओ। आपको ये वाला फॉर्मूला बनाना है तो इसको यहाँ रहने दो, इसको वहाँ, देखो बन गए दोनों। समझ में आया? बेसिक एक ही चीज़ है उसका, वो आपको ध्यान रखने का। देखो पी ए प्लस पी ए कॉम्प्लीमेंट या डैश, जो भी आप लिखो, ऊपर डैश है आपने कॉम्प्लीमेंट लिखा या नॉट ए लिखा, कोई गलत नहीं है, एक ही बात है। ठीक है? अब पी ए, आपके पास पी ए है, पी ए की वैल्यू ये रही ना, आपके पास दो चीज़ें क्वेश्चन में फॉर्मूला में है, दोनों में से आपके पास क्या अवेलेबल है? देखो आपके पास पी ए है, कितना है? 3 पी ए डैश। ठीक है? ये है, और ये नहीं है, इसकी वैल्यू आपके पास नहीं है, सेम लिख दो। तो ये दोनों लाइक टर्म हो गए, तो 3 + 1 4 पी ए डैश इक्वल्स टू 1। तो पी ए डैश इक्वल्स टू, जैसे आप इक्वेशन फाइंड करते थे, पी ए डैश कितना आ गया? 1/4। लेकिन आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है, तो मैंने क्या बोला, पी ए निकालना है तो 1 में से पी ए डैश माइनस कर दो, 1 में से पी ए डैश माइनस कर दो, तो 1 में से, ठीक है, 1/4 माइनस करोगे, एलसीएम लो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 और 4 का एलसीएम, यहाँ पे 4 नहीं है तो 4 बनाओ, यहाँ पे तो 4 है, तो आंसर इज। और आपको एक ट्रिक बताता हूँ, पहले भी मैंने बताई है शायद। वो ट्रिक ये है, कभी भी कोई फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, कौन सा फ्रैक्शन? प्रॉपर का मतलब होता है ऊपर छोटा नीचे बड़ा नंबर, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, कभी भी कोई प्रॉपर फ्रैक्शन को आप 1 में से माइनस करते हो ना तो एलसीएम तो होता ही है, चलो, और आपको एलसीएम ही करना है, लेकिन आपको आंसर जानना है ना तो आप इजी तरीके से जान सकते हो। वो क्या पता है? कभी भी आपको 1 में से 1/4, ये 1 में से मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन माइनस कर रहा हूँ, तो वैसे तो आपको एलसीएम से ही करना है क्योंकि आपको मेथड शो कर रहा है, लेकिन जब कभी लाइफ में कभी भी मेथड शो नहीं करना हो आपको, तो आपको डायरेक्ट आंसर आ सकता है। कैसे पता है? ये नीचे वाला नंबर है ना, 4 में से 1 गया, और ये मेथड हर जगह एप्लीकेबल है, मैंने चेक कर लिया है, हर तरह का इस तरह का सम, लेकिन 1 में से माइनस होगा तो, और किसी के लिए नहीं बना है, और पीछे प्रॉपर फ्रैक्शन ही होना चाहिए। जैसे 2/5 होता, इसका एलसीएम करके देख लो, आंसर 3/5 आएगा, 5 में से 2 गया, ये आंसर आएगा। ये एमसीक्यू वगैरह में, या जहाँ पे मेथड आपको ना करना हो या आंसर आपको चेक करना हो, जैसे आपका एलसीएम गलत हो गया, बाई चांस आपने एलसीएम गलत कर दिया, आपको एक ट्रिक पता है तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा, आपको पता चल जाएगा एलसीएम आपने गलत किया है। और ये भी हो सकता है कि एलसीएम सही किया है, ये गलत किया हो, वो भी हो सकता है। ठीक है? समझ में आया? अब ये वाला क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो रेशियो है, जब जब आपके पास रेशियो हो तो साथ में क्या ले लोगे? x। तो सबसे पहले लेट करो, लेट पी ए, पहला नंबर क्या है? तो ये हो जाएगा 2x, और दूसरा नंबर क्या है?
ये हो जाएगा। आया समझ में? अब आपको वही सेम एज पी ए प्लस पी ए डैश क्या होता है? पी ए कितना है? पी ए कॉम्प्लीमेंट कितना है? टोटल हो गया 9x, x इक्वल्स टू 1/, लेकिन हमको x नहीं निकालना है। बच्चे यहाँ तक करके छोड़ देते हैं। आपको निकालना क्या है भाई? आपको पी ए निकालना है, और कुछ भी निकालना हो सकता है, वो देख लेना। तो पी ए है क्या, और x की वैल्यू क्या है? 2 1 जा 2। और एक फिर से आपको एक मैथ्स का बेसिक बता दूं, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है भैया। 2, क्योंकि मैंने बोला क्या, कोई भी टीचर आपको यही बोलेगा 2 को 1/9 से मल्टीप्लाई करना है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 को 1 से भी और 2 को 9 से भी मल्टीप्लाई करते थे। 2 ऊपर है, सामने वाला ऊपर वाला नंबर 1 है, 2 1 जा 2, 9 का 9, क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 1 9 जा। समझ में आया? क्लियर कर लो। अब देखो इस क्वेश्चन में गाइस कि हमें ये पूछा गया है, देखो इसमें 2 कैटेगरी होती है। पहले तो आपको बता दूं, आपको क्वेश्चन में या तो ईयर की इंफॉर्मेशन होगी या मंथ की, और काफ़ी बार ऐसा भी होगा ईयर और मंथ की दोनों की इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो आपको अगर मंथ दिया हुआ है ना तो मंथ को इंपॉर्टेंस देना है, सबसे पहले दिमाग में ये बिठा लो। और मंथ नहीं है तो आपको ईयर को इंपॉर्टेंस देना है। अच्छा, ईयर में भी अगेन कैटेगरी है, नॉर्मल ईयर है, रेगुलर ईयर है या नॉर्मल ईयर है। अच्छा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन लीप ईयर, मतलब रेगुलर ईयर है 365 डेज़ वाला, लेकिन जब कुछ ना लिखा हो तो भी नॉर्मल ईयर ही है, क्योंकि लीप ईयर जब होता है ना तब हम मेंशन करते हैं कि ये लीप ईयर है। बाकी अगर सिंपल ईयर लिखा हुआ है तो वो रेगुलर ईयर है, 365 डेज़ वाला है। लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है, जो ईयर 4 से डिवाइड होता हो उसे लीप ईयर कहा जाता है, और उसमें टोटल 366 डेज़ होते हैं। समझ में आया? तो ये कौन सा ईयर है? ये नॉन लीप ईयर है। क्वेश्चन ध्यान देना, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, इससे कंफर्म आप सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, ये एक नॉन लीप ईयर है तो टोटल 365 डेज़ हैं। दूसरा, इसमें आपको मंथ नहीं दिख रहा है, मंथ नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, अगर मंथ दिखेगा ना तो आपको नंबर 5 आएगा क्वेश्चन में। क्या आएगा? और जब मंथ नहीं आएगा, ईयर होगा ना, तो आपको नंबर 53 दिखेगा। ऐसा कंफर्म है, ये चीज़ कंफर्म है क्वेश्चन की। ठीक है, आपसे क्या पूछा जाएगा? अगर ईयर होगा तो 53 और मंथ होगा तो ये 3 हट जाएगा पीछे से, क्योंकि देखो हर महीने में सबसे जो मिनिमम डे वाला महीना होता है फरवरी, उसमें भी 4 हफ्ते तो पूरे हो जाते हैं, 4 वीक, 7 4 जा, मतलब हर दिन 4 बार आता है। फरवरी के महीने में भी हर दिन 4 बार आएगा ही। संडे 4 बार आएंगे, मंडे 4 बार आएंगे, ट्यूसडे 4 बार आएंगे, 28 दिन हो गए बराबर। उसी तरह एक साल के अंदर 52 हफ्ते 52 वीक्स कंफर्म आते हैं, मतलब 364 डेज होता है। 52 × 7 करोगे 364 डेज हर बार कंफर्म आएगा। तो 53rd जो है, ठीक है, क्योंकि देखो 52 7 जा 364 होते हैं। एक नॉर्मल ईयर है, टोटल 365 डेज होते हैं। आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है वो समझो, टोटल 365 डेज होते हैं। हर साल में 364 मतलब 52 हफ्ते 52 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब संडे 52 टाइम आएगा, मंडे 52 टाइम आएगा ही कंफर्म। एक दिन बचा 365 में से, एक दिन बचा 364, 52 वीक्स कंप्लीट हो गए। तो वो एक दिन कौन सा होगा? वो संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है। तो आपसे वो पूछा गया है 53rd संडे होने की पॉसिबिलिटी बताओ। जो एक दिन बचेगा वो 53rd संडे, क्योंकि 52 संडेज तो हैं, 52 मंडेज भी हैं। यहाँ पे संडे की जगह मंडे ट्यूसडे कुछ भी आ सकता है, लेकिन आएगा 53। और अगर कोई भी महीना होता तो आपको बोला 5 होता है, यहाँ पे 5 संडेज होने की पॉसिबिलिटी बताओ। समझ में आया? तो आपको चालू कैसे करने का, सम स्टार्ट कैसे करने का लिखो, यहाँ पे लिखोगे टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ नॉन लीप ईयर। कितने डेज होते हैं भाई? 365। और लीप ईयर होता तो 366 हो जाते, इतना ही डिफरेंस है। कोई भी महीना होता तो महीने के डेज आपको पता होने चाहिए, यहाँ से चालू करने का ऊपर। और ऐसे 2 महीने होते हैं जिसमें 31 लगातार होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, अगस्त और जुलाई अगस्त। देख लो, जैन फेब
मार्च 31, अप्रैल, ठीक है, मई 31 होता है, जून में 30 होते हैं, जुलाई अगस्त दोनों में 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, बाकी बचा फेब में या 28 होते हैं अगर नॉर्मल ईयर है तो, और लीप ईयर है तो 29, उसमें ही खाली फ़र्क आता है। जो 365 का 366 लीप ईयर में हो जाता है वो फेब के कारण ही होता है, फेब में एक दिन बढ़ जाता है, बाकी सारा सेम ही। क्लियर? सो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे माइनस कंप्लीट वीक्स। क्या लिखोगे? कंप्लीट वीक्स, जो हो जाएगा आपका 364, 52 इंटू 7, पूरे साल में इतने कंप्लीट वीक्स होते हैं, 52 कंप्लीट वीक्स होते हैं, तो डेज कितने होंगे? 364, तो कितना बचा? 1। ये क्या, इसको लिखते हैं रिमेनिंग डे। क्या लिखते हैं? और आपका आंसर आ गया, 1/7 आंसर आएगा। आ गया मतलब पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ, लेकिन आंसर यहाँ से कंफर्म हो जाता है। यहाँ पे जो बचता है ना, डिवाइड बाय 7। और इसको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, अगर एमसीक्यू वगैरह में आ जाए। देखो कैसे करने का, किसकी बात हो रही है? ईयर की। कौन से ईयर की? नॉन लीप ईयर की। टोटल डेज कितने हैं? उसको 7 से सबको डिवाइड 7 से ही करना है आपको। डिवाइड 7 से करो, 7 5 ज़ा 35, 1 बचा 5, 7 2 ज़ा 14, बचा क्या? 1 डिवाइड बाय 7, ये आंसर। अगर आपका लीप ईयर होता तो 2/7 होता। 366 को 7, 7 5 ज़ा 35, 1 6, 7 2 ज़ा 14, 2 बचा, 2/7 आंसर आएगा। तो जब ईयर की बात हो रही है ना, तो दो आंसर पॉसिबल है, 1/7 या 2/7। जब आपका ईयर वाला सम आएगा ना, आंसर दो ही होंगे, 1/7 या 2/7। लेकिन जब महीने की बात होगी ना, तो आपके 4 आंसर पॉसिबल है। 0 भी आ सकता है, 0/7। वो कब आएगा? जब फेब का महीना होगा, नॉन लीप ईयर होगा। आपका 1/7 आ सकता है, वो कब होगा? जब आपका फेब का महीना होगा और लीप ईयर होगा। तो आपका 2/7 भी आ सकता है जब महीना 30 का होगा, और आपका 3/7 भी आंसर आ सकता है जब महीना 31 का होगा। बस ये 4 ऑप्शन होते हैं आंसर के। ईयर जब आएगा, आपके 2 ही पॉसिबल आंसर है। अगर नॉन लीप ईयर है तो 1/7, और लीप ईयर है तो पहले से ही तुमको बता देता हूँ 2/7। ठीक है? महीने की बात हो रही है तो आंसर में या तो 0 आता है, या 1/7, या 2/7, या 3/7। ये 0 और 1/7 कब कब आएंगे? जब फेब का महीना होगा, नॉर्मल ईयर होगा, रेगुलर ईयर होगा जिसमें 365 डेज होते हैं, तो फेब के महीने में 28 दिन होते हैं। 28 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0 आएगा, 0/7। लेकिन अगर आपका लीप ईयर है तो फेब का महीना 29 का होगा, 7 से डिवाइड करोगे 1 बचेगा, 1/7। आपका महीना 30 का होगा, फॉर एग्जांपल अप्रैल, जून, सितंबर, तो 2/7 ही आंसर आएगा। आपका महीना 31 का होगा, 3/7 आंसर आएगा। आपको कंफर्म। अब मेथड बता देता हूँ मैं आपको। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, ये करने का। ऑब्जेक्टिव में आता है आंसर मिल जाएगा। ठीक है? फॉर एग्जांपल चलो ऑब्जेक्टिव ये क्लियर ही कर देता हूँ आपको। जैसे महीने की बात चल रही है, ईयर की बता दिया मैंने। ठीक है? अब महीने की बात चल रही है, बोला जा रहा है कि लीप ईयर है और फेब का महीना है, तो फेब के महीने में टोटल दिन कितने हैं? यहाँ पे देखो टोटल दिन लिखते हैं हम, ये ईयर के टोटल दिन, ये लीप ईयर के टोटल दिन। अब मैं फेब के लीप ईयर में फेब के महीने की बात कर रहा हूँ। टोटल डेज 7 4 ज़ा कितना बचा? 1/7। नॉन लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर है, फेब का महीना, टोटल डेज 7 4 ज़ा 0/7 मतलब 0। जून का महीना है, टोटल डेज। अब देखो आपको लीप ईयर की ज़रूरत है ना, तब पड़ती है कि ईयर की ज़रूरत तब पड़ती है जब फेब का महीना होता है। बाकी कोई भी ईयर हो, कोई भी महीना हो, दिन तो उतना ही होते हैं। अगर मैं जून बोल रहा हूँ तो मैंने अभी नॉन लीप ईयर नहीं बोला, क्योंकि लीप ईयर होगा तो भी 30 दिन ही होते हैं, नॉन लीप ईयर होगा तब भी 30 दिन होते हैं। तो 7 4 ज़ा 28, क्या बचा? 2/7। मैंने बोला 30 दिन का महीना होगा तो 2/7 आएगा। 31 दिन का महीना होगा, जुलाई का महीना या अगस्त का महीना या दिसंबर है या अक्टूबर है, तो 7 4 ज़ा 28, क्या बचा? 3/7। ये 6 पॉसिबल आंसर्स मैंने इस सम के बता दिए। इसके अलावा कोई आंसर आएगा नहीं, गारंटी मेरी, नहीं तो पैसा पाछा। समझ में आया? क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसी है कि इसके अलावा इस सम के अंदर और कोई सिचुएशन बनती ही नहीं। क्लियर? इस सम के अंदर और कोई सिचुएशन बनती ही नहीं, भले सोच लो जितना सोचना। ठीक है?
तो यहाँ पे भी आंसर वैसे आ चुका है, आंसर पता चल चुका है, मेथड देख लो। अब देखो रिमेनिंग डे क्या आया 1, तो ये दिन हो तो कोई भी सकता है ना, वो तो डिपेंड है कि चालू कहाँ से हुआ था अपना साल, कौन से दिन से। हर साल में पहला जैन जो होता है वो संडे ही होता है या मंडे ही होता है या ट्यूसडे ही होता है, ऐसा तो नहीं है ना, घूमता रहता है, ठीक है। तो जो ये एक दिन बचा वो भी तो उसके अकॉर्डिंग होगा ना, समझ में आया। जैसे फेब के अंदर सपोज कर लो लीप ईयर है, फेब है, 29 डेज है, तो तुम्हारा फर्स्ट फेब जो है अगर संडे से चालू हुआ ना तो वो क्या होगा पता है, वो होगा मंडे। जो एक दिन बचा ना वो क्या होगा, मंडे। क्यों? क्योंकि 7 दिन ख़त्म हो गए, 7 28 तक ख़त्म हो गए, एक 29 बचा तो एक अभी अगला दिन आएगा, मंडे आएगा, ऐसा होता है। उतना डीपली भी मत जाओ क्योंकि वो तुम सोचोगे उसके ऊपर है, मेरे बोलने से समझ में सब कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमने भी कैलकुलेशन करके देखी है तब समझ में आता है। हाँ, आपको आइडिया खाली मैंने दिया कि ऐसा होता है, जब आप समझोगे सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो ये एक दिन कोई भी हो सकता है, तो आप सैंपल स्पेस बनाओगे कि ये एक दिन कोई भी हो सकता है, तो ये संडे भी हो सकता है, ये मंडे भी हो सकता है, ये ट्यूसडे भी हो सकता है, ये वेडनेसडे भी हो सकता है, ये थर्सडे भी हो सकता है, ये फ्राइडे भी हो सकता है, ये सैटरडे भी हो सकता है, ये फिर संडे मत कर देना, वो 7 दिन हो गए। और संडे से इसलिए चालू करने का क्योंकि आपको पता है कि संडे से दिन चालू होते हैं, मंडे से तो अपना काम चालू होता है, स्कूल ट्यूशन ऑफिस ये वो जो भी है। संडे आराम वाला दिन होता है, लेकिन एक्चुअली संडे इज़ अ फर्स्ट डे ऑफ द वीक। पहला जो दिन होता है ना दैट इज़ संडे, दैट इज़ नॉट अ मंडे, ठीक है। तो संडे ये 7 डेज आ गए आपके, ठीक है। और ये कर्ली ब्रैकेट बनाना है आपको, तो यहाँ पे आप लिख दोगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी आउटकम्स इज n, दैट इज 7, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी आउटकम क्या हो गया, नीचे 7 आता है, मैंने बोला n आ गया 7, हमेशा यही आएगा, ठीक है, हमेशा यही आएगा। अब इवेंट बनाओ जैसे बनाते थे, इवेंट दैट अ रिमेनिंग डे, अच्छा आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, इवेंट दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर विल हैव 53, ठीक है। तो इवेंट दैट अ नॉन लीप ईयर, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी वही इवेंट में लिखना होता है, ठीक है। विल हैव 53 संडेज, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, हमारा मेथड वैसा ही है जैसा हम करते थे, ठीक है। अच्छा आपको संडे यहाँ पे कितनी बार दिख रहा है, तो m हो गया 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल्स टू m बाई n, दैट इज 1 बाय, जो मैंने पहले ही बोला था आपको 1/7 आंसर आएगा। क्लियर है ये इतना? चलो इतना करो, एक और सम इसका करवाता हूँ फिर। तो गाइस देखो उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे अभी हमने ईयर वाला किया, ईयर और लीप ईयर वाला वैसा ही आता है, सिर्फ लीप ईयर होगा तो हमेशा रिमेनिंग डेज 2 बचेंगे, और नॉन लीप ईयर होगा तो रिमेनिंग डे हमेशा 1 बचेगा। लेकिन हम मंथ वाला कर रहे हैं, मतलब आप 12 महीने में से कोई भी एक महीना उठा लो। मैंने यहाँ पे लिखा है कि जून हैज़, ठीक है, जून में 5 संडेज होने की पॉसिबिलिटीज़ बताओ, क्योंकि 4 तो सब में होते ही हैं कंप्लीट। तो यहाँ पे भी आपको सम वैसे ही स्टार्ट करना है, टोटल नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ जून कितने होते हैं, 30 डेज, और कंप्लीट वीक्स यहाँ पे भी वही लिखना है आपको, लेकिन कितने होते हैं कंप्लीट वीक, 4, पूरे साल में 52, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 28, तो क्या बचा, रिमेनिंग डेज। वैसे आंसर आपका आ चुका है, 2/7 आएगा लास्ट में आंसर। लेकिन अब आपका जो सैंपल स्पेस है, यहाँ पे 2 दिन बचे, आपको 2 नंबर का पैर लेना है, संडे मंडे। तो देखो अगर लीप ईयर वाला क्वेश्चन होता तो भी यहाँ पे 2 ही आता, क्योंकि ऊपर 366 होते, यहाँ पे 364 होते, 2 बचता, तो उसमें भी यही करना होता। क्या करना होता, कोई भी डे से स्टार्ट करो, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ये आएंगे साथ ही।
जो आपके सैंपल स्पेस बनते हैं ना, वो 3 का पैर भी बनेगा ना तब भी आएंगे साथ ही। 3 का पैर कैसे बनेगा? संडे मंडे ट्यूसडे, फिर संडे को हटा दो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, आगे आगे वाला हटा दो, ठीक है। संडे मंडे, संडे हटा दिया, मंडे ट्यूसडे, मंडे हटा दिया, ट्यूसडे वेडनेसडे, जहां खत्म हो रहा है वहीं से चालू होगा। वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे से चालू हुआ था संडे पे ख़त्म, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 बन जाए, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। सो टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी आउटकम्स is n, that is अब event that June has 5 Mondays, therefore total number of favorable outcomes is, आपका आंसर वैसे तो ऊपर है ही, और आप देखो यहाँ पे मंडे 2 बार है इसमें, एक यहाँ से आपको देखना है, और यही नंबर नीचे हमेशा आता है m में, तभी तो मैंने बोला आंसर वो आएगा 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल्स टू m/n, 2/। क्लियर? आया समझ में? ओके। इसके साथ ही मैं आपको जो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के फैक्टर्स बता देता हूँ। सपोज नंबर बड़ा नंबर है कोई जो आपको टेबल नहीं आते, ठीक है, तो आप उस समय क्या करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल x² माइनस 25x प्लस 144, ये तो फिर भी छोटा है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके फैक्टर्स हमेशा याद रखना। 16 9 144 होता है, और 16 + 9 25 होता है। ये बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन अगर आपको नहीं आता है, याद नहीं आता है, तो वो क्या करोगे? तो जो मेथड बता रहा हूँ वो, लास्ट में 4 है, 2 का टेबल जाएगा, 2 36 2 18 2 9 3 3 3 1 आपको टोटल 6 नंबर दिख रहे हैं। 6 नंबर में से आपको 2 ग्रुप बनाने हैं, वो ग्रुप आपको सोचने पड़ते हैं, और नहीं आता है तो 3-4 बार सोचना पड़ता है, आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अभी तो पता चल गया 16 9 और पहले 16 दिख ही रहा है, लेकिन कुछ बच्चे पहले ऐसे करेंगे 2 2 4, एक 4 ले लिया और ये साथ में ले लिए, बाकी के सारे नंबर साथ में लेने, तो ये 9 4 36, तो दूसरा नंबर 36, बड़ा नंबर 36 है, 36 4 करोगे मिलेगा तो 144 ही, लेकिन आपको प्लस करने पर 25 चाहिए। प्लस करने पर क्यों? पहला साइन सेम, दूसरा साइन माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, लेकिन 36 + 4 करोगे तो 40 आ रहा है, तो ये फैक्टर नहीं चलेंगे। ये फैक्टर चलते जब बीच में 40 होता था, तो आपको फैक्टर चेंज करना है। अब आप सोचोगे ये 3 नंबर साथ में ले लेता हूँ, ले लो, 3 3 9 9 2 18, दूसरा ग्रुप 18 का और पहला ग्रुप 8 का, 18 8 करोगे, क्योंकि भाई ये टुकड़े, ये फैक्टर्स हैं तो 144 के ही, आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो आना 144 ही है, लेकिन बीच का नंबर आना चाहिए, तो 144 तो आया, लेकिन 18 + 8 तो 26 होता है, 25 नहीं। फिर आप ये लेके देखोगे। अब आपको पैटर्न समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें भी एक मिस्टेक होती है। काफ़ी बार आपका ऐसा सम आ जाता है कि ये सारे नंबर एक साथ आ रहे हैं, तो बोलोगे सर दूसरा नंबर, क्योंकि ये सारे नंबर को तो हम साथ में लेंगे तो 144 आएगा, तो दूसरा लेना पड़ेगा 1। अब ये कब होता? बीच में 145 होता ना, या 143 होता, क्योंकि साइन चेंज हो जाती, माइनस भी हो सकता है, तो ये होता। अब ये चीज़ दिखती नहीं है काफ़ी बार कि पूरा 144 ले लिया, ठीक है, और क्योंकि देखो नॉर्मल छोटे नंबर होते हैं तो आपका ध्यान चला जाता है, 8 1 9 आ रहा है, लेकिन इस पे ध्यान नहीं जाएगा, आप खोजते ही रहोगे, आपका ध्यान उल्टा, ये सिंपल है लेकिन आपका ध्यान नहीं जा रहा है। कभी भी याद रखना, चलो बताते वक्त एक और मुझे आइडिया आ गया, कभी भी इसके जब फैक्टर्स निकाल रहे हैं, बीच वाला नंबर इससे एक ज़्यादा या एक कम है ना, तो ऐसे होगा, क्योंकि यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस होगा तो एक ज़्यादा होगा, माइनस होगा तो एक कम होगा, तो बीच वाला सेंटर जो मिडिल नंबर है वो एक कम या एक ज़्यादा है, एक कम है तो माइनस होगा, समझ जाना, एक ज़्यादा है तो प्लस होगा, तब ये होगा कि दूसरा नंबर आपको 1 लेना है।
समझ में आया? तो अगर आपको फैक्टर्स नहीं मिलते हैं, आप फैक्टर्स इस तरह निकालोगे, उसमें से 2 ग्रुप बनाओगे। ठीक है, मुझे आज भी याद है, मैंने ये 10th में सीखा था, क्योंकि मुझे उससे पहले मैथ्स नहीं आता था। मैंने 10th में सीखा था, तो पहली बार मेरे को 4 से 5 बार मेरे को ट्राई करना पड़ रहा था, लेकिन वो पहली बार और उसके बाद 2-3 बार मैंने बना के देखा और मेरे को मिल गया और फिर कॉन्फिडेंस आ गया। लेकिन क्या था, मैंने पूछा नहीं। जो मैंने पूछ लिया होता, एक बार नहीं आया और टीचर से पूछ लिया होता तो वो बता देते और मुझे नहीं आता। मैंने खुद से 4 से 5 बार ट्राई किया, आखिर मुझे मिल गया और मेरा प्लस माइनस अच्छा था। लेकिन वो सिस्टम मुझे नहीं आती थी, सिस्टम मुझे आ गई। मैंने 4 से 5 बार ट्राई किया, फिर मेरे को आइडिया मिल गए कि हाँ ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। समझ में आया? तो तुम 2 बार करोगे और थक जाओगे कि नहीं आ रहा है, तो फिर नहीं आएगा। और ये आइडिया, ये जो 1 वाला किस्सा है ना, ये भी मैं ढूंढ के जब थक गया था ना, तभी भी मैंने टीचर से पूछा नहीं था। फिर मेरे को दिमाग में आया, अरे ये 1 जा। फिर मैंने टीचर से कंफर्म किया कि इंटू 1 भी कर सकते हैं क्या, क्योंकि वो सिखाया नहीं गया था। फिर बोला हाँ ऐसा कर सकते हैं, तो और कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ। भाई मैंने खुद नहीं सोचा। समझ में आया? क्योंकि वो सिखाया नहीं गया था और इंटू 1 के बिना आंसर आ नहीं रहा था। तो फिर मैंने खुद से सोच के कंफर्म किया कि ऐसा भी हो सकता है। तो हाँ, तो आपको सोचना पड़ेगा, उसके अलावा ऑप्शन नहीं है। समझ में आया? चलो कर लो।